नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं टॉप अपडेट। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में स्वागत किया है। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगागामादा राबुका 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। साथ ही पीएम मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय बातचीत करने की बात भी हुई है। प्रधानमंत्री राबुका अपनी पत्नी सुलुवेती राबुका और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में फिजी के स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री भी शामिल हैं। अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के अलावा फिजी के पीएम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। उनका यह दौरा भारत और फिजी के बीच रिश्तों को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। इससे पहले अगस्त 2024 में राष्ट्रपति मुर्मू फिजी गई थी और वहां की संसद को संबोधित किया था। राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपति रातू विलियम मेवालिली ने फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया था। 13 सितंबर 1948 को जन्मे राबुका सुवा में रहते हैं, लेकिन मूल रूप से वे फिजी के दूसरे सबसे बड़े द्वीप वनुआलेवु के ड्रैकेनिवाई गांव से आए थे। उन्होंने इंडियन डिफेंस स्टाफ सर्विस कॉलेज से ग्रेजुएशन की। 1979 में मद्रास यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की। लेबनान और मिस्र के सिनाई रेगिस्तान की शांति स्थापना के दौरान 2 इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली। राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स से भी उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। इसके साथ ही उन्होंने रग्बी यूनियन भी खेला है। संसद में पेश किए गए संविधान विधेयक पर जारी विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बिल का विरोध करके लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है और जनता को बताना चाहिए कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि उन्हें जेल से सरकार चलाने का विकल्प मिले। शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी जेल गए तो जेल से ही आसानी से सरकार बना लेंगे। जेल को ही सीएम हाउस, पीएम हाउस बना देंगे और डीजीपी, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या गृह सचिव जेल से ही आदेश लेंगे। गृह मंत्री ने साफ कहा है कि इस बिल के प्रावधान लोकतंत्र की गरिमा के लिए आवश्यक हैं। पीएम, सीएम या मंत्री गंभीर आरोपों में यदि गिरफ्तार होता है और 30 दिन के भीतर उसे जमानत नहीं मिलती तो उसे पद छोड़ना होगा। उन्होंने पूछा, अगर जमानत मिल जाती है तो वे वापस शपथ लेकर पद संभाल सकते हैं, लेकिन जेल से सरकार चलाना क्या लोकतंत्र के लिए उचित है? आज रायपुर के WRS कॉलोनी में धर्म जागरण अभियान के तहत भव्य रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली के माध्यम से धर्म के सिद्धांतों का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कई पार्षद मौजूद रहे। सैकड़ों श्रद्धालु और कार्यकर्ता भी उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे। मौजूदगी में पार्षद खगपति सोनी, पार्षद महेश ध्रुव, बीजेपी महामंत्री महेश बघेल भी शामिल। वोट चोरी विवाद के बीच मंत्री असीम अरुण का समाजवादी पार्टी पर पलटवार आया है। बीते 2024 में लोकसभा चुनाव में कन्नौज से अखिलेश की जीत पर उन्होंने सवाल उठाए। सपा के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव, नीलू यादव और उनके भाई की 2-2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में नवाब, नीलू और उनके भाई के 2-2 जगह से वोटर लिस्ट में नाम थे। जांच में अभी और भी ऐसे वोटरों के नाम सामने आएंगे। दिल्ली की राजनीति में चर्चा का बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा और उन पर हुए हमले का मामला है।
इस बीच केंद्र सरकार ने सीएम गुप्ता को दी गई जेड कैटेगरी की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली है। अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान सिविल लाइन स्थित कैंप ऑफिस में यह हमला हुआ था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश बताया था। हमले के अगले ही दिन गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को जेड कैटेगरी प्रोटेक्शन देने का आदेश दिया था, लेकिन अब यह सुरक्षा वापस लेकर सीएम की सुरक्षा फिर से दिल्ली पुलिस के हवाले कर दी गई है। मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने हमले के मुख्य आरोपी राजेश के दोस्त तहसीन को गुजरात के राजकोट से पकड़ा है। पुलिस ने कहा है कि तहसीन ने आरोपी राजेश की मदद के लिए पैसे भेजे थे, लगातार संपर्क में था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि राजेश मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट गया था। इसके बाद वह शालीमार बाग मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ा। सूत्रों के मुताबिक हमलावर की योजना मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की थी, लेकिन सुरक्षा कड़ी देखकर उसने चाकू सिविल लाइंस इलाके में ही फेंक दिया। ग्रेटर नोएडा का निक्की भाटी मर्डर केस सुर्खियों में है। इस मामले में अब खुलासा हुआ है कि निक्की और उसकी बहन कंचन के पति केवल दहेज ही नहीं बल्कि रील बनाने और ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी लगातार विवाद करते थे। जानकारी के अनुसार कंचन के सोशल मीडिया प्रोफाइल से दोनों बहनें रील और वीडियो अपलोड करती थी। इसके लिए विपिन और उसके भाई रोहित को ऐतराज रहता था। सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को इसी को लेकर तीखी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों बहन मायके चली गई। 18 मार्च को पंचायत बुलाई गई। दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखीं। पंचायत में तय हुआ बहनें रील और वीडियो नहीं बनाएंगी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों बहनों ने फिर से वीडियो और रील बनाना शुरू किया। निक्की ने अपने पार्लर को भी चालू रखा। मनमुटाव फिर से शुरू हो गया, विवाद बढ़ गया। पुलिस पूछताछ में निक्की के ससुर सतवीर ने बताया कि वो घटना के समय घर पर नहीं था। सास दया का कहना था कि वह किसी काम से गई थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई लगाने का प्रयास कर रही है। सभी पक्षों के सीडीआर और लोकेशन डेटा की भी जांच हो रही है। उस वक्त कौन कहां था, यह भी जानकारी जुटाई जा रही है। मृतका के पिता भिखारी सिंह ने बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी निक्की की शादी में परिवार की हैसियत से कहीं अधिक खर्च किया। बेटी की खुशियों के लिए उन्हें स्कॉर्पियो कार, बुलेट मोटरसाइकिल और सोने चांदी के गहने दिए, लेकिन दामादों की लालच की कोई सीमा नहीं थी। भिखारी सिंह ने कहा कि कभी मर्सिडीज देने की मांग होती तो कभी नकद पैसे की। अब तक 36 लाख रुपए तक की मांग हो चुकी थी। कई बार पंचायत बुलाई गई, लेकिन नतीजा शून्य। अमरोहा जनपद धनौरा में रविवार को नगर के एक बैंक्वेट हॉल में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि होमगार्ड विभाग और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति रहे। मुख्य अतिथि की मौजूदगी में बछराइयों के कुंडा रोड से धनौरा नगर के बैंक्वेट हॉल तक रैली भी निकली। नगर के मुख्य मार्गों पर प्रजापति समाज के लोगों द्वारा पुष्प वर्षा भी हुआ, स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि धर्मवीर प्रजापति ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इसे आगे बढ़ाया। मुख्य अतिथि धर्मवीर प्रजापति का पगड़ी व फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए प्रजापति ने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई है। 30 साल पहले हमने जो सपना देखा था, वो सपना इस रैली के माध्यम से साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज जागरूक होकर रैलियों में प्रतिभाग कर रहा है और करने लगा है। प्रजापति समाज में एकजुटता हो रही है। प्रतापगढ़ थाना कोतवाली के चमरौदा पुल के पास पुलिस और स्पेशल टीम की कार्रवाई में अधिवक्ता की हत्या के प्रयास में 2 अपराधी मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत सफलता मिली। घायल अभियुक्तों की पहचान अमित और अजीत के रूप में हुई है। दोनों के पैरों में गोली लगी है।
दो अन्य आरोपी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। इनके कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक सफेद रंग की जाइलो कार बरामद की है। अमित पर प्रतापगढ़ और प्रयागराज में हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, गैंगस्टर और एनडीपीएस एक्ट सहित मामले दर्ज हैं। अजीत पर हत्या, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित 4 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। रानीगंज सर्किल क्षेत्र में शिक्षक ही भक्षक निकल गया। कोचिंग में पढ़ रही 10वीं की छात्रा से गुरुजी को प्यार हुआ। प्यार के नाम पर गुरुजी ने छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया। स्कूल जा रही छात्रा को रास्ते में रोककर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता के परिजनों से शिकायत की तो परिजन दंग रह गए। परिजनों से शिकायत के बाद नाबालिग लड़की का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। इलाके में हड़कंप मच गया। शिक्षक ने खुद का रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर आत्महत्या की धमकी भरा वीडियो भी बनाया, जो भी खूब वायरल हो रहा। मामला फतनपुर और रानीगंज थाना के बीच होने पर परिजन सुबह से थाने के चक्कर लगा रहे हैं। कानपुर सागर और झांसी मिर्जापुर राजमार्ग पर किड़ारी रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आम राहगीर परेशान हो गए हैं। रेलवे विभाग द्वारा क्रॉसिंग पर मरम्मत कार्य के चलते रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन रोकने की घोषणा है। निर्धारित समय बीतने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ। दोनों राजमार्गों पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। राहगीर, स्कूल जाने वाले बच्चे, आपातकालीन सेवाएं भी इस अव्यवस्था का शिकार हो गई। इतने लंबे समय तक क्रॉसिंग को बंद रखना लोगों के लिए भारी मुसीबत बन गया। लोगों का आरोप है कि रेलवे कर्मचारियों की मनमानी और लापरवाही से यह हुआ है। प्रशासन की ओर से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आया। शहर कोतवाली क्षेत्र की इस घटना ने जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरुपुर कस्बे में लगने वाले लगभग 200 वर्ष पुराने ऐतिहासिक तीजा मेले को लेकर जिला प्रशासन और आयोजन समिति ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक यह माना जाता है। हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक भाग लेते हैं। इस वर्ष मेला 26 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा, जिसके दौरान भव्य झांकी निकाली जाएगी। जारी निर्देशों के अनुसार 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त सुबह 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। इसके लिए कई डाइवर्जन्स किए गए हैं। साथ ही नगर क्षेत्र की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। वृंदावन के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अद्धा पुलिस चौकी के पास पॉश कॉलोनी राधा फ्लोरेंस में चोरों ने रिटायर्ड अध्यापिका के मकान को निशाना बनाया। नकदी और लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार करीब 70 वर्षीय ब्रिजलता, जो सेवानिवृत्त अध्यापिका है, पति की मृत्यु के बाद अकेले अपने मकान में रहती थी। रक्षाबंधन के दिन अचानक तबीयत बिगड़ी व वृंदावन स्थित सेवा कुंज गई। 15 दिन बाद जब वो वापस अपने मकान आई तो घर का ताला टूटा मिला। सारा सामान बिखरा था। करीब 10,000 रुपये नकद और लाखों रुपए के जेवरात गायब मिले। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची। मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। लोगों में पॉश कॉलोनी में हुई इस घटना से लेकर दहशत का माहौल है। एक बार दोबारा खबरों का रुख करते हैं, जहां मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अब इजरायली सेना ने यमन की राजधानी सना में कई जगहों पर हवाई हमला किया है। यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा इजरायल की ओर मिसाइल दागने की जिम्मेदारी लेने के कुछ दिनों बाद हुआ। इन हमलों में कथित तौर पर एक बिजली संयंत्र और एक गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया है। हूती मीडिया कार्यालय के अनुसार राजधानी में कई जगहों पर विस्फोट की आवाज़ें सुनी गई, जिनमें राष्ट्रपति भवन और एक बंद हो चुकी सैन्य अकादमी के पास भी धमाका हुआ है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने सना के मध्य और घनी आबादी वाले इलाके सबीन स्क्वायर के आसपास भारी विस्फोट और धुआं उठते देखा। एक स्थानीय निवासी हुसैन मोहम्मद ने कहा, विस्फोट बहरा कर देने वाले थे। हमने पूरे घर को हिलते हुए महसूस किया है। एक अन्य निवासी अहमद अल मेखलाफी ने बताया कि हमलों के कारण खिड़कियां टूट गईं। हमलों में किसी के हताहत होने की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। दोनों पक्षों ने अभी तक नुकसान के पैमाने या ऑपरेशन में शामिल किसी भी संभावित सैन्य उद्देश्यों के बारे में पूरी जानकारी जारी नहीं की है। रूसी हमलों से बौखलाए यूक्रेन ने मॉस्को पर भीषण हवाई हमला किया है। रूस ने रविवार को दावा किया कि यूक्रेन ने शनिवार और रविवार के दरमियानी रात उसके पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र समेत कई ठिकानों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। रूस के अनुसार हमलों के चलते परमाणु संयंत्र में आग लग गई। हालांकि विकिरण स्तर नियंत्रण में है। कोई जनहानि नहीं हुई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता की 34वीं वर्षगांठ मना रहा है। रूसी अधिकारियों ने बताया कि देर रात किए गए इन हमलों में विशेष रूप से ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया, हालात नियंत्रण में है। हालांकि एक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने कहा कि उसे मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी मिली है। सैन्य कार्रवाई के कारण संयंत्र के एक ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं कर सकी है। यूक्रेन की ओर से इस घटनाओं को लेकर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के विभिन्न इलाकों को निशाना बनाया कुल 95 ड्रोनों को भेजा था, जिनमें से सभी को रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने निष्क्रिय कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच हमले बंद नहीं हो रहे हैं। सैनिकों ने रविवार को कुर्स्क क्षेत्र में एक परमाणु संयंत्र के पास यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। इंटरफैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन को कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास मार गिराया गया। इससे सहायक ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के एक यूएवी को परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया गया। टक्कर के बाद ड्रोन में विस्फोट हो गया। इससे पहले रूस के संघीय फ्री टू एयर टेलीविजन नेटवर्क IRN टीवी ने रविवार तड़के संयंत्र की प्रेस सेवा के हवाले से बताया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई है। एक ट्रांसफार्मर इकाई में लगी है। प्रेस सेवा ने कहा कि लोगों या संयंत्र के लिए सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के संघर्ष के बीच सैन्य दबाव बढ़ गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को टेलीग्राम पर कहा, मॉस्को की सेनाओं ने डोनेट्स्क में 1000 किलोमीटर की सीमा रेखा के साथ गांवों पर कब्जा कर लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी ने लंबे समय बाद अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि ईरान पर एक युद्ध थोप दिया गया था, लेकिन ईरानी राष्ट्र ने अपार ताकत और दृढ़ता के साथ इसका सामना किया है। इस संघर्ष में ईरान ने न केवल अपनी संप्रभुता को बचाए रखा, बल्कि विश्व के सामने अपनी विशेष महानता और सम्मान को भी स्थापित रखा। उन्होंने बताया कि इस कठिन दौर में ईरान की जनता ने अपने देश के लिए जो समर्पण दिखाया है, वह ईरान की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इसके साथ ही दुनिया को यह संदेश दिया कि कोई भी विदेशी ताकत ईरान की संप्रभुता को कमज़ोर नहीं कर सकती। ईरान ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है, वह सशक्तता का प्रमाण है। इजरायल और ईरान के बीच करीब 12 दिन तक भीषण युद्ध चला था। इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भूकंप के झटकों से हिल गया। पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में सोमवार को भूकंप आया। तीव्रता 4.3 थी। NCS के अनुसार भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पर 25 किलोमीटर की गहराई पर था। पाकिस्तान के भूकंप के झटके इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार इस भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। पाकिस्तान, जो भारतीय और
यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के जंक्शन पर स्थित है। हाल के हफ्तों में पाकिस्तान में कई बार भूकंप झटके महसूस किए गए हैं। 19 और 20 अगस्त को 5.5 और 3.7 तीव्रता के भूकंप शामिल हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 2 नई वायु रक्षा मिसाइलों के प्रशिक्षण की निगरानी की है और इसका परीक्षण किया है। सरकारी मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। इससे पहले प्योंगयांग ने सियोल पर सीमा पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया था। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को हुए इस परीक्षण से पता चला कि दोनों मिसाइल हथियार प्रणाली बेहतर युद्ध क्षमता वाले हैं। नई मिसाइलों के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया, केवल इतना बताया गया कि उनका संचालन और प्रतिक्रिया मोड अद्वितीय और विशेष तकनीक पर आधारित है। KCNA ने कहा, इस परीक्षण से यह विशेष रूप से साबित हुआ कि प्रक्षेपास्त्रों की तकनीकी विशेषताएं विभिन्न हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने में उपयुक्त है। किम द्वारा वाशिंगटन या सियोल पर कोई टिप्पणी का उल्लेख नहीं है। यह परीक्षण दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति की जापानी प्रधानमंत्री के साथ शिखर सम्मेलन के लिए टोक्यो यात्रा के दौरान हुआ है। उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं सहित साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय सहयोग और त्रिपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। ली को रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन के लिए वाशिंगटन के लिए रवाना होना था। और टॉप अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।